एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के तहत मौलिक अधिकार पढ़ने जा रहे हैं। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान के द्वारा देश के भौगोलिक सीमा में निवास करने वाले एक प्रत्येक नागरिक को दिया जाने वाला एक ऐसा अधिकार जो उसके जीवन के लिए स्वतंत्र व प्रतिष्ठित जीवन यापन के लिए आवश्यक है। मौलिक अधिकार का सामान्य अर्थ है जन अधिकार, यानी आम लोगों से जुड़ा हुआ वैसा अधिकार जो उनके जीवन और रोजमर्रा के लिए आवश्यक है, जो उसे सुनिश्चित करने का एक अवसर देता है कि वह अपने जीवन के कुछ ऐसी अधिकारों और आवश्यकताओं के प्रयोग के लिए स्वतंत्र है जिसकी उन्हें सख्त और बिना रोक टोक आवश्यक है। आज हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से मौलिक अधिकार का विकास भी हुआ, और आज विकास के क्रम में हम लोग इस बात को समझें कि 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज के द्वारा एक प्रकार से अपने नागरिकों को लिखित कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे जो उनके जीवन की आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार से मौलिक अधिकार का यह प्रारंभिक स्वरूप था जिसे 1215 से माना जाता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे इस प्रकार के अधिकारों का विकास का दौर शुरू हुआ और फिर 1215 के मैग्ना कार्टा और 1679 के बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम, 1689 के बिल ऑफ राइट्स, 1776 की यूएस स्वतंत्रता की घोषणा तथा 1789 के फ्रांसीसी घोषणा, ये सब एक ऐसे ऐतिहासिक घटना है जो मौलिक अधिकारों के समय अनुसार या यूं कहें कि कालांतर में इसके विकास के रूपरेखा को तैयार करता है। इन्हीं रूपरेखा के आधार पर समय के साथ विभिन्न प्रकार के जब राष्ट्र का उदय हुआ और संविधान के निर्माण और उसके गठन का दौर प्रारंभ हुआ, तो देश और दुनिया के अलग अलग संविधानों ने अपने देश के नागरिकों के न्यूनतम आवश्यकताओं और उसके न्यूनतम स्वतंत्रता के मानकों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कुछ अधिकार प्रदान किए। इसी क्रम में भारत ने भी अपने नागरिकों को आवश्यक अधिकार प्रदान किए और भारत में जो मूल संविधान के स्वरूप में इन अधिकारों की चर्चा की गई है वह है संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 और कुल 7 प्रकार के अधिकारों की चर्चा की गई। अनुच्छेद 12 से 35 के क्रम में 7 प्रकार के अधिकारों की चर्चा की गई। मूल अधिकारों की यह अलग बात है कि अभी मौजूदा समय में 6 प्रकार के ही मूल अधिकार हैं। हम लोग समझेंगे कि वह कौन से ऐसे अधिकार हैं जो कि अब नहीं है हमारे बीच। आगे हम लोग समझते हैं कि कुल 8 उपभाग हैं इसमें, और 8 उपभाग के क्रम में 12-13 यानी अनुच्छेद 12 और 13 को साथ करते हुए है। तो आइए हम लोग इस बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं और अब समझने का प्रयास करते हैं कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के क्रम में किस अनुच्छेद में किस प्रकार के यह मौलिक अधिकार अर्थात जन अधिकार, या यूं कहें कि जन अधिकार अर्थात मौलिक अधिकार किस प्रकार से उपलब्ध हैं और किस अनुच्छेद के तहत किस तरह के अधिकारों की चर्चा की गई है। सबसे पहले अनुच्छेद 12 में आते हैं और अनुच्छेद 12 में परिभाषा की चर्चा की गई है। और जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा का सामान्य अर्थ यह है कि भारत के संविधान के द्वारा अपने देश की भौगोलिक सीमा के अंदर यानी अपनी संप्रभुता के अंदर मौजूद नागरिकों को दिया गया एक ऐसा अधिकार जो उसकी स्वतंत्र गतिविधियों व प्रतिष्ठित जीवन यापन करने के लिए आवश्यक है। इसे मौलिक अधिकार कहते हैं। आगे है अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के असंगत विधि का न्यायिक पुनरावलोकन। यानी किसका अर्थ यह है कि अगर कोई ऐसा अधिकारी गतिविधियां यानी कि यूं कहें कि मूल अधिकारों के संबंध में अगर कोई छेड़छाड़ होता है और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो इस संबंध में न्यायालय को यह अधिकार है कि वह इसका एक प्रकार से न्यायिक पुनरावलोकन कर सके और इस पर विचार कर सके कि क्या ये जन अधिकारों के लिए उचित है या प्रयास अथवा जन अधिकारों के भविष्य में किसी प्रकार की क्षति है, या तमाम प्रकार के ऐसे पहलुओं की समीक्षा कर सकते हैं जिसे न्यायिक पुनरावलोकन का हिस्सा माना जा सकता है। आगे अनुच्छेद 14 से 18 में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ समता का अधिकार है। समता अथवा समानता का अधिकार एक ही बात है। समता का अधिकार की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 में देखते हैं कि विधि के समक्ष समता या समानता एवं विधियों का समान संरक्षण
हम सभी जानते हैं इस बात को कि भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समान घोषित करता है। हमारा संविधान कहता है कि देश का प्रत्येक नागरिक हमारे संविधान और विधि के समक्ष समान है और उन्हीं के प्रयोग अथवा उनके अधिकारों के संरक्षण में उनके लिए भी वही उपलब्धता है जो एक अमीर अथवा अन्य समूह के लिए है। यानी कि यूं कहें कि भारत में सभी वर्ग के लिए हमारा संविधान का संबोधन एक जैसा है और विधियों का समान संरक्षण यानी उस हित में। अनुच्छेद 15 है यहाँ पर कि सार्वजनिक व्यवहार का अर्थ क्या है? धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव। अक्सर हम लोग देखते हैं कि वह कहा जाता है कि हिंदू धर्म का है, इस्लाम धर्म का है, या सिख है, ईसाई है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की जो चर्चाएं हम देखते हैं ये धर्म के आधार पर कई तरह के भेदभाव आते हैं, जाति के आधार पर भी कई तरह के भेदभाव होते हैं। जैसे वह व्यक्ति किसी उच्च जाति से है, वह किसी निचली जाति से है, या छूत जाति से है, या फिर यह इस समुदाय से हैं, या उच्च स्तरीय हैं, या निम्न स्तरीय हैं, वगैरह वगैरह। जन्म स्थान, अभी आप कहीं अगर पंजाब के रहने वाले हैं, आप तमिलनाडु चले जाइए, बिहार के रहने वाले हैं पंजाब चले जाइए, या फिर झारखंड के रहने वाले हैं मुंबई चले जाइए। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसी परिस्थिति में जन्म स्थान के आधार पर आप यहाँ के निवासी नहीं हो, ऐसे में आपके साथ कई प्रकार की दुर्भावनाएं भी आती है, कई प्रकार की समस्याएं भी होती है। तो जन्म स्थान के आधार पर अगर ऐसा कुछ होता है तो इस चीज को संविधान क्या करता है? निषेध करता है। लिंग के आधार पर, लिंग का अर्थ यह है स्त्री और पुरुष से। कई बार ऐसा होता है कि स्त्री का सम्मान नहीं होता, स्त्री को कमजोर समझा जाता है, अथवा स्त्रियों के प्रति जो पुरुषों की भावना है यानी पुरुष प्रधान समाज की जो भावनाएं हैं वो निश्चित रूप से हमारे संविधान के जो अपनी इच्छा है या मनोइच्छा है उसके अनुरूप नहीं है। आज भी हमारे समाज की महिलाएं अपनी प्रतिष्ठा और समता के अधिकारों के लिए लगातार पुरुषों के साथ संघर्ष करते हुए नजर आती है। ऐसे में हमारा संविधान इस बात पर भी गौर करता है और हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 इस बात को निषेध करता है। 16 लोक नियोजन संबंधी का अर्थ यह है यहाँ पर कि लोक नियोजन के संबंध में यानी कि सार्वजनिक रोजगार के संबंध में इस बात को रखा गया है कि सभी को समान अधिकार है अपनी योग्यता और क्रम के अनुसार रोजगार पाने का। एक और बात महत्वपूर्ण है कि लिंग के आधार पर जब हम अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो हमने यहाँ नोटिस किया है कि बच्चों और स्त्रियों के लिए सरकार समय समय पर अलग अलग व्यवस्थाएं भी करती है, उपबंध भी करती है, और इसके लिए सरकार के पास अनुच्छेद 15 यानी कि 15 क्लॉज 1 का विकल्प यहाँ पर मौजूद हुआ है। अब आगे बढ़ते हुए लोक नियोजन के संबंध में है। एक और बात हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अनुच्छेद 15 और 16, हालांकि आगे भी है, फिलहाल अनुच्छेद 15 और 16 यह केवल देश के नागरिकों को ही प्राप्त है। वैसे किसी व्यक्ति के लिए जो देश के नागरिक नहीं है उन्हें यह प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 15 और 16 का जो अधिकार है वह केवल देश की सीमाओं के अंदर ऑथराइज यानी कि प्रमाणित नागरिकों के पास ही इस प्रकार का अधिकार उपलब्ध है। अनुच्छेद 17 में आते हैं अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब क्या है? छुआछूत यानी अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि या इस जाति से हैं, या छूत है, या छूत है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के। फिर है 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अर्थ क्या है? यानी कि राज्य, सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधि के अलावे कोई भी अन्य उपाधि नहीं दे सकता। बात स्पष्ट है। तो इस प्रकार उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18। अब आइए समझते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ है अनुच्छेद 19 से 21 तक में। क्या है? अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति यह अनुच्छेद 19 का है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल और केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। ये ध्यान दीजिएगा कि जिसमें मैं भारतीयों जैसे शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं या केवल नागरिकों जैसे शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। इसका अर्थ यह है कि वह बाहर के नागरिकों को भी प्राप्त है, केवल दुश्मन देश को छोड़कर। यह ध्यान देने की बात है कि केवल दुश्मन देश को छोड़कर अथवा युद्ध के समय घोषित दुश्मन देश को छोड़कर। तो यहां पर है कि वाक एवं अभिव्यक्ति जो अनुच्छेद 19 का है। हम सभी जानते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति है, हमारी बोलने, हमारे आवाज उठाने की। और आवाज अथवा बोलने का अर्थ क्या है?
यहाँ अर्थ यह है कि जब हम अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि हम अपने जीवन के लिए उन उपलब्धियों की बात, हम उन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ यह जो है एक प्रकार से अभिव्यक्ति की है। और 19 क्लॉज 1 यानी कि 19 क्लॉज 1 जो है उसे आरटीआई को यहीं पर रखा गया है। तो यह महत्वपूर्ण है कि आरटीआई को स्थान कहां है, यहीं दिया गया है जो सूचना के अधिकार के तहत आता है और 19 का ही उसे हिस्सा बनाया गया है। अनुच्छेद 20 में है कि अपराध से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, न्यायालय में लाया गया है और उसके ऊपर कई तरह के आरोप लगे हैं, तो ऐसे में वह अपराधी है या इस तरह की समस्या है, इसके संबंध में दोष सिद्धि संरक्षण यानी कि वो अपने बचाव कर सकता है, ऐसा अधिकार हमारा संविधान देता है, उसे प्रदान करता है। क्योंकि हमारा संविधान मानता है कि जब तक अपराध साबित न हो जाए तब तक उसे हम दोषी नहीं मान सकते, अर्थात उसे अपराधी नहीं मान सकते। इसीलिए हमारा संविधान उस व्यक्ति को इस बात का अधिकार देता है कि वह इसके लिए संघर्ष कर सके और अपने को निर्दोष साबित करने के लिए यहाँ पर अपनी बात रख सके। अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। हम सभी जानते हैं कि सभी को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वो अपने जीवन की रक्षा कर सके। प्राण एवं दैहिक की एक प्रकार से स्वतंत्रता है। अनुच्छेद जो कि 21 क्लॉज को है प्राथमिक शिक्षा। हम सभी जानते हैं कि इस शिक्षा का अधिकार जो कि 2002 में आया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के समय 2002 में राइट टू एजुकेशन आया है और इसे 51 क्लॉज ए के तहत रखा गया है। इसे एक प्रकार से कर्तव्य के दायरे में लाके रख दिया गया है। हम इसलिए इस बात को समझना यह आवश्यक है कि कर्तव्य के दायरे में क्यों रखा, क्योंकि यह एक प्रकार से माता पिता को निर्देश देता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचाए और अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचाए। तो इसका अर्थ यह है कि वह इस बात पर गंभीर रहे और इसीलिए अधिकारों के साथ साथ राइट टू एजुकेशन के साथ साथ यानी 21 क्लॉज को में इसे रखा तो जरूर गया, लेकिन इसी के साथ 51 क्लॉज ए को भी जोड़ दिया गया ताकि एक और अधिकारों की भी चर्चा हो जाए और दूसरी ओर इस पक्ष में कर्तव्य का भी पालन निश्चित हो। अतः इसे कर्तव्य के दायरे का भी एक हिस्सा मान लिया गया। अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 क्या है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति को हर परिस्थिति में आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसे विकल्पों पर चर्चा की गई है जहां से प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए कुछ वक्त या फिर कुछ खास परिस्थिति में अपने लिए गिरफ्तारी से बचने के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। अब आइए शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध का अधिकार का अर्थ क्या है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तीसरे संबंध में, यानी कि 6 जो मौजूदा समय में अधिकारों की बात है उसमें तीसरे की बात करें। अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23 में क्या है, अनुच्छेद 23 में है यानी कि बेगार निषेध। बेगार निषेध का अर्थ क्या है, यहाँ पर बेगार जो कि निषेध का अर्थ यह है कि यहाँ एक प्रकार से जो है प्रत्येक व्यक्ति को एक तरह से अधिकार है कि वह अपने लिए जो विकल्प मौजूद है उन विकल्पों पर एक प्रकार से वह अपना अधिकार प्राप्त कर सके, लाभ प्राप्त कर सके और इन लाभ को लेकर आगे अपने जीवन में उसे जोड़ सके। अनुच्छेद 24 है कि बाल श्रम निषेध। बाल श्रम निषेध का अर्थ क्या है कि यहाँ पर जो है एक प्रकार से कि बाल श्रम निषेध में यानी कि जिनकी आयु एक वर्तमान आयु जो मानक आयु है जैसे 18 वर्ष अगर वो पूरा नहीं करता है तो उसे एक प्रकार से यहाँ मना किया गया है। लेकिन हम आपको थोड़ा सा और इसको खुल करके ही बता दें कि बेगार निषेध का अर्थ है कि ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इस तरह की चीजें जो कि गलत कार्यों से लिप्त भी होते हैं या इस तरह की चीजें हैं जो सामान्यतः नहीं होते हैं तो उससे जुड़ा हुआ है। अब आइए इस संबंध में आगे और बढ़ते हुए धार्मिक स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक का हिस्सा है। इसमें क्या है, अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी देश के प्रत्येक नागरिक को धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी कि किसके प्रति किस प्रकार की आस्था और विश्वास लेकर चलना है, किसे मानना है, यह प्रत्येक व्यक्ति का अपना अधिकार है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अर्थ क्या है कि यानी कि अगर किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन है तो उसके प्रबंधन, उसके मैनेजमेंट, चाहे वो आयोजन करना है अथवा किसी प्रकार की व्यवस्था इस तरह का होता है तो उसके संबंध में
उसके लिए पूरा प्रबंध, उसका संचालन करने का अधिकार अनुच्छेद 26 का दायरा है। अनुच्छेद 27 धर्म की वृद्धि करो के संदर्भ समुदाय की स्वतंत्रता, यानी कि अनुच्छेद 27 ये कहता है कि अगर आपको धर्म की वृद्धि करनी है या धर्म का वृद्धि का विकल्प है तो ऐसे में करों के समुदाय की स्वतंत्रता, यानी कि यहाँ पर इस अधिकार की चर्चा की जाती है कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह धर्म की उपलब्धि के लिए, धर्म के विस्तार के लिए, उसकी वृद्धि के लिए चाहे तो उचित धन प्राप्त कर सकते हैं चंदा के रूप में। करों के समुदाय का अर्थ क्या है? चंदा। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए चलते हैं कि अनुच्छेद 28 क्या कहती है कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता। शिक्षण संस्थाओं में इस प्रकार से, यानी कि धार्मिक शिक्षा या उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता, यह इस बात को प्रतिबिंबित करता है। साथ ही राष्ट्रगान संबंधी मामला, यह मामला कितने का है? अनुच्छेद 28 का मामला है। अब आइए अनुच्छेद यानी कि आगे बढ़ते हुए चलते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का मतलब है अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 कहती है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का मसला है। और यहां पर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का अर्थ यह है कि अगर अल्पसंख्यक अपने मदरसों में या किसी अन्य प्रकार के अथवा दूसरे जो अल्पसंख्यक समुदाय है, अगर इस तरह का कुछ कार्य करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। उनके वर्गों के हितों का संरक्षण का प्रबंधन अनुच्छेद 19 का हिस्सा है। अनुच्छेद 30 है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन। यह क्या करता है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं उसके प्रबंधन की सारी जिम्मेदारी को कहां रखा गया है? अनुच्छेद 30 का हिस्सा रखा गया है। अब यहां पर यह समझना बहुत आवश्यक है कि अनुच्छेद 29 और 30 के संबंध में केवल भारतीयों को ही यह प्राप्त है। जो व्यक्ति मूल रूप से भारत के नागरिक हैं और भारत के भौगोलिक सीमा के दायरे में निवास कर रहे हैं, केवल उन्हीं को इस प्रकार का अधिकार प्राप्त है। आगे है जो कि हम लोग छठे के तौर पर देख रहे हैं संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण। संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण का जो संदर्भ है अनुच्छेद 31 है। अनुच्छेद 31 है और इसे निरस्त कर दिया गया है। यानी हम लोग पढ़ते हुए 6 तक आए, लेकिन छठा क्या है? संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण क्या है? यह निरस्त हो चुका है। कब निरस्त हुआ है? 44वें संशोधन द्वारा 1979 में इसे निरस्त कर दिया गया है। और इस प्रकार से जो है यह क्या होता है? यह संख्या गिनती का हिस्सा नहीं हो जाता। जब हम इस पर आगे बढ़ते हैं तो 7वां विकल्प हमारे सामने आता है। 7वां विकल्प यूं तो क्रमवार तरीके से 7 मूल अधिकारों की चर्चा का क्रम है, लेकिन एक नहीं आने से 7वां क्या होता है? छठा का स्थान ले लेता है और इसीलिए 6 अधिकारों की बात अभी होती है। तो आइए समझते हैं 7वां क्या है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे अनुच्छेद 32 में रखा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे अनुच्छेद 32 में रखा गया है। और यह महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे अनुच्छेद का हृदय तथा आत्मा कहा जाता है। हम लोग संविधान का एक प्रकार से क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं, लेकिन यहाँ अनुच्छेदों की हृदय तथा आत्मा कही जाती है अधिकारों के संबंध में, खासकर जो मौलिक अधिकारों के संबंध में। क्यों कही जाती है? क्योंकि जब भी मूल अधिकारों की चर्चा होती है और जब भी उसके किसी प्रकार के उल्लंघन की बात आती है, चाहे वो संसद के माध्यम से आते हों, चाहे वो सड़क के माध्यम से आते हों, चाहे जन आंदोलन के माध्यम से आते हों, चाहे सार्वजनिक अभिव्यक्ति मंच के मामले से आते हों, यानी कि किसी भी प्रकार से अगर इस तरह के आंदोलन की स्थिति आती है या फिर इसके उल्लंघन की बात आती है तो अनुच्छेद 32 ही है जहां से फिर इस पर पुनर्विचार होता है और इस पर जो है एक प्रकार से जो है पुनर्विचार करते हुए उसके मूल सत्यापन की जाती है। और इस तरह से अगर किसी प्रकार यूं कहें कि अगर पूरे अधिकारों में कहीं गड़बड़ी होता है, कहीं अनपच होता है, तो सारे अनपच और गड़बड़ी का एकमात्र ऑप्शन है अनुच्छेद 32, जो इस बात का अधिकार सुनिश्चित करता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को अपने लिए आवाज उठाने और इसी के किसी प्रकार की त्रुटि होने पर इसके माध्यम से, अनुच्छेद 32 के माध्यम से एक प्रकार से उसका सर्जरी हो सकता है। इसीलिए इसे हृदय तथा आत्मा कहा गया है। जब भी कोई गड़बड़ी होता है यही वो पक्ष है जहां से संभव है।
अब इस चीज को करने के लिए न्यायालय के पास यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास 5 तरह के रीट जारी करने का अधिकार है। और यूं कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास रीट जारी करने का अधिकार है, जो अनुच्छेद 32 के संबंध में एक प्रकार से सर्जरी करता है। तो यहां पर क्या है कि इसमें 5 तरह के रीट का अधिकार है। एससी के पास अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार प्राप्त है, जो कि यहां पर है, और एचसी यानी कि हाईकोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार प्राप्त है। एक बात ज्यादा महत्वपूर्ण है यहां पर, आप लोगों के लिए भी आश्चर्यजनक होगा एक प्रकार से कि एससी के पास यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले जो है कि ज्यादा व्यापक शक्तियां प्राप्त है। यानी कि एससी के मुकाबले सर्वोच्च न्यायालय के मुकाबले उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत ज्यादा व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं रीट के मामले में। अब आइए हम लोग इस बात को समझते हैं कि दरअसल रीट जो है वो कौन कौन से हैं और उसके क्या अर्थ हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है कि समक्ष उपस्थित करो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध में या किसी कारण से उसे गिरफ्तार किया गया है या दोषी ठहराया गया है, तो उसे एक तय समय के तहत उसे हाजिर करना होता है, उसे लाना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी एक प्रकार से अपराधी को तय समय के भीतर एक मंच पर लाना होता है, यानी कि न्यायालय में लाना होता है। और इसके लिए अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो यह एक प्रकार से रीट है जिसका उपयोग उच्च के शीर्ष न्यायालय करते हैं निचले न्यायालयों के साथ। परमादेश। परमादेश का लेख का मतलब क्या है? किसी लोक अधिकारी द्वारा, ध्यान दीजिएगा, जब किसी लोक अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन। बहुत से ऐसी व्यवस्था है जो सार्वजनिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं लोक अधिकारी, लेकिन नागरिकों के कुछ संवैधानिक अधिकारों का जब वो उल्लंघन करता है तो इसका मूल्यांकन कहां होता है? लोक अधिकारी के अगेंस्ट में परमादेश रीट के माध्यम से। प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ क्या है? जब न्यायिक प्रक्रिया अपनी सीमा से बाहर चला जाए। ध्यान दीजिएगा, प्रतिषेध क्या है? जब न्यायिक प्रक्रिया अपनी सीमा से बाहर चला जाए तो ऐसी स्थिति में क्या है, यानी कि प्रक्रिया के दौरान ही, तो इसे प्रतिषेध लेख के तौर पर जानते हैं। उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का अर्थ क्या है? उपर्युक्त प्रतिषेध जैसा ही है, यानी कि यहां पर भी वही है कि जब सीमा से बाहर जाएगा, लेकिन यह अंतिम आदेश पर है। अधिकार परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही। अंतिम आदेश का अर्थ क्या था कि जब वह ऐसा कर गया, यानी कि न्यायपालिका ने किसी खास केस या विषय पर जो है अपना निर्णय दे दिया लेकिन अपनी सीमा को खो दिया, तो ऐसी परिस्थिति में हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय इसको गंभीरता से लेती है। और आगे है कि अधिकार परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित पद योग्य व्यक्ति के पास हैं। कई बार आप लोग सुने होंगे कि ऐसा देखने अथवा सुनने को मिलता है कि सब एक किसी खास पद पर एक ऐसे व्यक्ति आसीन हो गए हैं जो उस पद के योग्य नहीं है अथवा उसके अनुरूप वह अहर्कता नहीं रखता है, योग्यता नहीं रखता है, लेकिन बावजूद वह उस पद पर मौजूद हैं। तो यह एक प्रकार से इसे जांच करने का कौन सा है? अधिकार परीक्षा, यानी कि सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित पद पर योग्य व्यक्ति हैं अथवा नहीं है। अब आइए कुछ इसके संबंध में कुछ ऐसी पहलुओं को, रोचक तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं। और वह रोचक तथ्य हम लोगों के बीच यह है कि सबसे पहले मौलिक अधिकारों के संबंध में 1900, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1951 में शंकरी प्रसाद केस के मामले में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की बात उठी थी। मौलिक अधिकारों के संबंध में 1951 में शंकरी प्रसाद केस था। 1965 में आपका सज्जन सिंह का केस था। आप लोग इस बात को अच्छे से याद रखिएगा कि 1951 में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों पर चर्चा आई थी सामने न्यायालय में। उस समय का केस था शंकरी प्रसाद का, और आगे चल करके 1965 में सज्जन सिंह का केस सामने आया था। तो सज्जन सिंह का केस था 1965 में। अब आइए थोड़ा सा और बातों को समझने का प्रयास करते हैं। हमने नोट में कुछ बिंदुओं को आप लोगों के साथ साझा करने के लिए रखे हैं कि चंपकम
दोराईराजन का वर्सेस मद्रास राज्य एक केस हुआ था जो 1951 में था। चंपकम दोराईराजन वर्सेस मद्रास राज्य है 1951 में। नीति निर्देशक को मौलिक अधिकार से ज्यादा महत्व दिया गया, यानी कि इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने नीति निर्देशक को क्या कर दिया, मौलिक अधिकारों से ज्यादा महत्व दे दिया था। नीति निर्देशक का सामान्य अर्थ समझते हैं, हमारी पिछली वीडियो में यानी कि क्लासेस में इस पर चर्चा की गई है। नीति निर्देशक का मतलब साफ है कि सरकार के पक्ष का चीज है और यह सरकार के द्वारा क्रियान्वयन किया जाने वाला, सरकार के द्वारा एक प्रकार से नीति आधारित या नीतिगत प्रक्रियाओं का हिस्सा है। तो यहां पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि नागरिकों से अधिक महत्व स्टेट को मिल गया था। दूसरा है गोलकनाथ, जो कि वर्सेस पंजाब राज्य का मामला है, काफी चर्चित विषय है। गोलकनाथ जो कि 1967 में है केस होता है। इसमें एससी ने माना कि मौलिक अधिकार संसद की सीमा से बाहर है, यानी कि इसका अर्थ क्या है कि गोलकनाथ के मामले में यह माना कि मौलिक अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने कि यह संसद की समीक्षा के दायरे का हिस्सा नहीं है, इस पर किसी प्रकार के लगातार फेरबदल का हिस्सा नहीं है। जबकि इसके पहले न्यायपालिका यह मानती थी कि यह हिस्सा क्या है, यह हिस्सा एक प्रकार से समीक्षा के दायरे का है। उसके बाद 24वें संशोधन 1971 द्वारा संसद ने न्यायालय के फैसले को पलट दिया। इसके माध्यम से क्या हुआ, न्यायालय के फैसले को पलट दिया 24वें संशोधन के माध्यम से। फिर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 है। सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के संशोधन शक्ति को सीमित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया इस केस में, संसद के संशोधन शक्ति को सीमित कर दिया तथा कहा संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं ला सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद इसमें फेरबदल नहीं कर सकता और मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता। 44वें संशोधन द्वारा न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति वापस कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं इस बात को कि एक प्रकार से यह एक न्यायपालिका और संसद के बीच का एक प्रकार से खींचतान भी चल रहा था उस दौर में। मिनर्वा बिल मामले में जो है, जो कि वर्सेस भारत संघ का है, 1980 का मामला है। एससी ने मौलिक अधिकार को आधारभूत ढांचे के अंतर्गत माना। यानी कि इस कहानी में क्या है, इस बात में मिनर्वा बिल केस का जो मामला है, जो कि भारत संघ वर्सेस है, इसमें 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आधारभूत ढांचे के अंतर्गत माना मौलिक अधिकार को। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि देश की सर्वोच्च न्यायालय अभी तक इस बात को सुनिश्चित करने में विफल रही है कि दरअसल संविधान का मूल ढांचे का अर्थ क्या है। और यही कारण है कि आज भी संविधान और हमारी न्यायपालिका के संदर्भ में, यानी कि यूं कहें कि सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में, यह बात आज भी एक दुविधा की स्थिति में पड़ा हुआ है। तो हम समझते हैं कि अगर सर्वोच्च न्यायालय इस पर कुछ स्पष्ट करना चाहते हैं तो उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए जल्द से जल्द कि दरअसल यहां पर मूल ढांचे का अर्थ क्या है। हम उम्मीद करते हैं हमारा आज का क्लास आप सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा और काफी रोचक भी होगा। और आप सभी हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जैसे अभ्यर्थियों के साथ, मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारे हौसले आप सभी के साथ निरंतर यूं ही बना रहे। धन्यवाद।